हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, जिनको हम आईपीएस भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है ना। अभी ये जो इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, ये एक्चुअली स्टेम सेल कैटेगरी के नहीं होते हैं, ये एडल्ट स्टेम सेल्स नहीं होते हैं। बजाय इसके ये होते हैं नॉर्मल बॉडी सेल्स, ये होते हैं सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स को जब हम रीप्रोग्राम करते हैं और इनको हम रीप्रोग्रामिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ जब कल्चर करते हैं, तब हमें ये इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स मिलते हैं, जिनमें क्षमता होती है प्लूरिपोटेंसी की। ठीक है ना, यानी कि इनमें क्षमता होती है कि ये बॉडी के 3 जर्मिनल लाइनिंग्स बना पाएँ। तो इस तरीके के स्टेम सेल्स, इस तरीके के सेल्स को हम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं। तो ओरिजिनली क्या थे? ये थे सोमैटिक सेल्स। ठीक है, ये क्या थे? सोमैटिक सेल्स थे। लेकिन जब हमने क्या किया, इन्हें रीप्रोग्राम किया यूजिंग सर्टेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, तब हमें ये नॉर्मल सोमैटिक सेल्स मॉडिफाइड फॉर्म में मिले या इंड्यूस्ड फॉर्म में मिले। इंड्यूस्ड मतलब हमने जानबूझ के इन्हें प्लूरिपोटेंसी में ले गए हैं। ठीक है, यूजिंग सर्टेन फैक्टर्स। तो कल्चर किया हमने इन्हें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ, और फिर हमें ये प्लूरिपोटेंट वाले स्टेम सेल्स कैटेगरी के सेल्स मिले। ठीक है, ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, इन्हें HIPS भी कहते हैं। ठीक है ना, इन्हें स्मॉल HIPS भी कहते हैं। ठीक, ये सिमिलर होते हैं, किसके जैसे होते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के जैसे ही होते हैं। किसमें? ये संरचना में, मॉर्फोलॉजी में, प्रोलिफरेशन में अपने जैसे ही नए टिश्यूज बना सकते हैं, और सरफेस एंटीजन में इनके पास जो सरफेस में प्रेजेंट एंटीजन्स होते हैं, उनमें ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जैसे ही होते हैं। इसके अलावा जीन को एक्सप्रेस करने में भी ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जैसे ही होते हैं। एपिजेनेटिक स्टेटस में भी ये प्लूरिपोटेंसी को शो करते हैं, और इनके पास स्पेसिफिक जीन्स होती हैं जिससे ये एपिजेनेटिक स्टेटस दिखाते हैं। ठीक है ना, प्लूरिपोटेंसी का। इसके अलावा ये टीलोमरेज एक्टिविटी भी शो करते हैं, जस्ट लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को, जस्ट बिकॉज कि इनकी मॉर्फोलॉजी, प्रोलिफरेशन, सरफेस एंटीजन, जीन एक्सप्रेशन, एपिजेनेटिक स्टेटस और टीलोमरेज एक्टिविटी सब के सब सिमिलर होती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जैसा। ओके, अब इन आईपीएस सेल्स का इस्तेमाल क्या है? तो इन आईपीएस सेल्स को, जिनको हमने इंड्यूस प्लूरिपोटेंसी कंडीशन में ले गए हैं, इन आईपीएस सेल को हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरीके की जेनेटिक डिजीजेस को क्योर करने के लिए, जैसे ADA स्किड। ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिजीज़ है ये, और जो आपके ADA आपके जीन के कारण होती है, इस जीन के डिफेक्ट के कारण होती है। ठीक है, एडिनोसिन डी अमीनेज जीन के डिफेक्ट के कारण होती है। नेक्स्ट है गॉचर्स डिजीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पार्किंसंस डिजीज, हंटिंगटन्स डिजीज, डायबिटीज़ मेलिटस, डाउन सिंड्रोम, इन सब के कारण मोस्टली ये इन सब के जो डिफेक्ट्स होते हैं, डिजीज़ जो होती हैं, इन डिजीज़ को क्योर करने के लिए ही हम मोस्टली आईपीएस सेल्स का निर्माण करते हैं, क्योंकि आईपीएस सेल्स जो है वो आपके सोमैटिक सेल्स होते हैं, जिनको हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ले जा रहे हैं। तो इसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि बिना किसी इथिकल इश्यू के हम इनको कल्चर कर सकते हैं फॉर क्योरिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ डिजीजेस, और इन सेल्स को हम इजीली जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं विदाउट एनी इथिकल इशू। ओके, नेक्स्ट है, इसमें हम जो थेरेप्यूटिक क्लोनिंग है, स्पेसिफिकली इस तरीके के जो आपके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बनाने के लिए हम जो क्लोनिंग करते हैं या जो टेक्निक यूज़ करते हैं, वो होती है SCNT। ठीक, SCNT मतलब सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, सोमैटिक सेल में सोमैटिक सेल का न्यूक्लियर ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे सेल में। ठीक है ना, तो ये सपोज हमारे पास ये क्या था, ये एग है, और इस एग का हमने न्यूक्लियस निकाल दिया, और इस एग के न्यूक्लियस निकालने पे हमने क्या किया, नॉर्मल सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस इस एग में जो न्यूक्लिएटेड था इसमें डाल दिया। तो तब हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा आपका एक क्लोन।
ठीक है, एक क्लोन मिलेगा। इस क्लोन को हम कहेंगे थेराप्यूटिक क्लोन, इसे हम कहेंगे थेराप्यूटिक क्लोन। और इस क्लोन को जिस टेक्निक से हमने बनाया है उसे हम कहेंगे सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, ठीक है। इसे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे और ये डिजीजेस को भी हम बाद में मेंशन करेंगे, ओके। नेक्स्ट हम देखें तो रेट्रोवायरल वेक्टर मेथड हम मोस्टली यूज करते हैं फॉर ट्रांसड्यूसिंग स्टेम सेल एसोसिएटेड जीन्स इनटू द सेल्स। अब जब भी हमें क्या करना है, स्टेम सेल की जो भी जीन्स हैं, स्टेम सेल्स का निर्माण करने के लिए जो भी जीन सहायक हैं, उस जीन्स को अगर हमें किसी भी सेल में इंसर्ट कराना है और अपने सेल को इंड्यूस प्लूरिपोटेंट कंडीशन में ले जाना है, तो उसके लिए हम रेट्रोवायरल वेक्टर मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, हम इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैसे बना रहे हैं। हमने क्या किया, हमने सोमैटिक सेल था, इस सोमैटिक सेल को हमने क्या किया, सर्टेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। तो इन प्रोटीन्स को कोड करने के लिए कोई ना कोई जीन्स होंगी, तो वो जीन्स जो है हम क्या करेंगे, इस सेल में एक्टिवेट करेंगे, ठीक है ना। इस सेल में हम वो जीन्स एक्टिवेट करेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, ये जो सेल है ये हमें मॉडिफाई होके इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कंडीशन में या इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेज में मिल जाए, ठीक है। ये नॉर्मल सोमैटिक सेल जो है ये हमें इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल स्टेज में मिल जाए, तो ये हमारा मोटिव रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जीन्स को एक्टिवेट करेंगे इस सोमैटिक सेल में, कैसे, बाय कल्चरिंग दिस सोमैटिक सेल विद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है ना। फिर क्या होगा, हमको ये जो सोमैटिक सेल है ये इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेट में मिल जाएगा। तो ये इसे हम कह रहे हैं क्या, रीप्रोग्रामिंग, इसे हम रीप्रोग्रामिंग कह रहे हैं। हमने क्या किया, एक सोमैटिक सेल को रीप्रोग्राम कर दिया और अब ये जो सोमैटिक सेल है ये इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बन गया, जो कि किसके सिमिलर है, सिमिलर टू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, ओके। चलो अब ये जो इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं जो हम मेंशन कर चुके हैं पहले ही, ये आपके डिराइव होते हैं किसके थ्रू, स्पेसिफिक सेट ऑफ प्लूरिपोटेंसी एसोसिएटेड जीन्स के थ्रू। ये सारे के सारे इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स डिराइव किए जाते हैं नॉर्मल सोमैटिक बॉडी सेल से, ओके। और यहाँ पे जो स्पेसिफिक सेट्स ऑफ प्लूरिपोटेंसी एसोसिएटेड जीन्स हम यूज़ कर रहे हैं वो रीप्रोग्रामिंग फैक्टर्स भी कहलाते हैं, ओके। जिनको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कह रहे हैं वो रीप्रोग्रामिंग फैक्टर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये प्लूरिपोटेंसी की तरफ सेल को ले जा रहे हैं, इसलिए इन जीन्स को हम प्लूरिपोटेंसी एसोसिएटेड जीन्स कह रहे हैं, ओके। अब ये जो इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं इनका प्रोडक्शन लेकिन बहुत स्लो होता है और इनएफिशिएंट प्रोसेस ये फॉलो करते हैं। क्यों, क्योंकि हम स्लो मतलब देखो हमें क्या मिलता है, जो सोमैटिक सेल है उसे एक इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बनाने के लिए माउस के सेल में 1 से 2 हफ्ता लग जाता है, जबकि ह्यूमन के सेल में 3 से 4 हफ्ता लग जाते हैं, यानी कि पूरे 1 महीने बाद हमें इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेज नज़र आती है सोमैटिक सेल में। और इनकी एफिशिएंसी रेट भी बहुत कम होती है, इनकी एफिशिएंसी है 0.01 से लेके 0.1, यानी कि 100% में से सिर्फ इतनी ही एफिशिएंसी ये शो करते हैं। तो हमें इतने ज़्यादा गुना, इतने टाइम्स हमें क्या लेने पड़ेंगे, सोमैटिक सेल्स लेने पड़ेंगे, तब जाके हमें ये मिलेगा। 1000 में से सिर्फ एक ही सेल जो है वो इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेज में जा पाता है, ठीक है। अब रीप्रोग्रामिंग फैक्टर्स जिन्हें हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी कह रहे हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन रीप्रोग्रामिंग फैक्टर्स जो हैं इनको यामानाका फैक्टर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शिन्या यामानाका ने 2006 में ये रीप्रोग्रामिंग के थ्रू इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बनाए थे, ओके। इन्हें नोबेल भी मिला था, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 2012 का IPSC टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के लिए। इसके अलावा इनके साथ सर जॉन गर्डन को भी नोबेल प्राइज़ मिला था। इन दोनों ने मिलके क्या किया था, डिस्कवरी की थी, मैच्योर सेल के थ्रू रीप्रोग्राम्ड सेल्स बनाए थे जिनमें प्लूरिपोटेंट कंडीशन थी, यानी कि इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स की डिस्कवरी का क्रेडिट इन दोनों को जाता है। मोस्टली शिन्या यामानाका ने इसमें पायनियर्ड वर्क किया था, ओके।
नेक्स्ट, शिन्या यामानाका के कारण ही हम इन रीप्रोग्रामिंग फैक्टर्स को यामानाका फैक्टर्स कह रहे हैं। इन्होंने एक्चुअली में मोर देन 20 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स लिए थे और उनको कंटिन्यूसली कल्चर करते रहे थे सोमेटिक सेल्स के साथ, तब जाके इन्हें रीप्रोग्राम्ड और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स मिले थे। और जिसमें इन्हें सक्सेस मिली थी, एस यामानाका को जिस इंड्यूस प्लूरिपोटेंसी स्टेज को गेन करने में सक्सेस मिली थी, उसके लिए क्रेडिट जाता है 4 स्पेसिफिक जीन्स का मोस्टली, ठीक है, जो कन्वर्ट कर रही हैं किसी भी सोमेटिक सेल को आईपीएससी में। तो वो जीन्स हैं आपकी MYC, OCT34, SOX2 और KLF4। ओके, MYC क्या करेगी? MYC करेगी रेगुलेटर का काम करेगी या प्रोटो ऑन्कोजीन का काम भी करेगी, ठीक है। रेगुलेटर जो रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, और प्रोटो ऑन्कोजीन जो ऑन्कोजीन से पहले की कंडीशन होती है प्रोटो ऑन्कोजीन। इसके अलावा मार्कर की तरह OCT3 और 4 मार्कर की तरह काम करते हैं और बताते हैं कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल की कंडीशन आ गई है। नेक्स्ट, SOX2 क्या काम करते हैं? ये मेंटेन करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और न्यूरोनल स्टेम सेल की प्रोजेनी को, ठीक है। इसके अलावा KLF4 क्या काम करेंगे? ये रेगुलेशन करेंगे किस चीज़ का रेगुलेशन करेंगे? तो ये रेगुलेशन करेंगे प्रोलिफरेशन का, एक सेल अपने जैसा ही सेल बना ले, इस चीज़ का रेगुलेशन करेंगे। इसके अलावा डिफ्रेंशिएशन का भी रेगुलेशन करेंगे, आपका अपोप्टोसिस, डिफ्रेंशिएशन, एक सेल अपने से अलग अलग टाइप के सेल्स बना ले, डिफ्रेंशिएशन का रेगुलेशन करेंगे। अपोप्टोसिस, ये सेल डेथ का भी क्या करेंगे? रेगुलेशन करेंगे। इसके अलावा सोमेटिक सेल की रीप्रोग्रामिंग किस तरह से करनी है, इसका भी रेगुलेशन KLF4 करेंगे। ओके, तो ये 4 जीन्स के थ्रू इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेज गेन कर पाए थे एस यामानाका। ओके, अब यामानाका ने जिन सेल्स पे यामानाका ने काम किया वो थे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, और इनको ही इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ कल्चर किया और तब इन्हें इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स मिले थे। तो ये सोमेटिक सेल फाइब्रोब्लास्ट सेल्स से, इससे हमें इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल मिले यामानाका एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। इसमें उन्होंने कुछ और फैक्टर्स को भी यूज़ किया था रीप्रोग्रामिंग के लिए, जैसे कि नेनॉग, LIN28, लिफ, ठीक है। अभी OCT4 क्या है? OCT4 एक ऑक्टामर बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 4 है, ठीक है ना। OCT4 क्या है? ऑक्टामर से बाइंड करने वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 4 कहलाता है, ठीक है। ऑक्टामर क्या है? तो ये एक प्रमोटर सीक्वेंस है, ठीक है ना। ऑक्टामर क्या है? एक प्रमोटर सीक्वेंस है, और इससे बाइंड करने वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 4 OCT4 कहलाएगा। SOX2 क्या है? SOX2 सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y पे प्रेजेंट बॉक्स 2 है, ठीक है। ये भी प्रोमोटर रीजन है। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y जो Y क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, उसके बॉक्स 2, उसके प्रोमोटर रीजन 2 पे ये प्रेजेंट है। ओके, KLF4 क्या है? ये क्रुपल लाइक फैक्टर्स 4 हैं जो कि किसी भी सेल के बॉडी फॉर्मेशन और स्पेसिफिक डिफ्रेंशिएशन में काम करते हैं। इसके अलावा MYC क्या है? MYC एक कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड फैक्टर है, ठीक है। ये क्या है? एक एक्सप्रेस फैक्टर है जो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होता है कब? स्पेसिफिक कंडीशन में, जैसे कि कैंसर। तो कैंसर के टाइम पे हम इसे CMYC कहते हैं, और ये CMYC जो है ये ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर 8 में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही LIF क्या है? तो LIF है ल्यूकीमिया इनहिबिटरी फैक्टर, ठीक है। तो ये कुछ आपके फैक्टर्स का मेंशन था। अब कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को गेन करते हैं, ठीक है ना। कैसे गेन करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? आइसोलेट करना है किसी भी डोनर से सेल्स का, सोमेटिक सेल्स का आइसोलेशन करना है। फिर उन सेल्स को कल्चर करना है, ठीक है। तो डोनर सेल्स को हमने आइसोलेट किया और कल्चर किया, ठीक है, स्पेसिफिक मीडिया के साथ। नेक्स्ट, इन जो आपके सोमेटिक सेल्स जो आपने लिए हैं,
इस सोमेटिक सेल को अब आप क्या करोगे, स्टेम सेल एसोसिएटेड जीन्स के साथ कल्चर करोगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करना है, स्टेम सेल एसोसिएटेड जीन्स किस में डालेंगे हम, ये स्टेम सेल एसोसिएटेड जीन हम वायरल वेक्टर में डालेंगे। यानी कि हमने क्या किया, हमने एक वायरस लिया, ठीक है, वायरस लिया जो वेक्टर है, ठीक है, वायरल वेक्टर है, और इस वायरल वेक्टर के साथ हमने स्टेम सेल एसोसिएटेड जीन्स जो है इंसर्ट कर दी, ठीक है। और तब हमने इसको कल्चर किया, इस वायरल वेक्टर को कल्चर किया डोनर सेल से आइसोलेट किए गए सेल्स के साथ, ओके, डोनर सेल्स के साथ। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसके बाद हम हार्वेस्ट करेंगे और फिर कल्चर करेंगे हम सेल्स का, ठीक है। हार्वेस्ट क्या करेंगे, जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं उनको हार्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना, जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं उनको आइसोलेट कर लेंगे एक्चुअली, जिसमें कि आपके ये स्टेम सेल एसोसिएटेड जीन्स प्रेजेंट होंगी, उन स्टेम सेल्स को, उन सेल्स को हम आइसोलेट कर लेंगे। यानी कि जो सेल्स IPS कंडीशन में चले गए उन्हें हार्वेस्ट कर लेंगे। और कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम माइटोटिकली इनएक्टिवेटेड फीडर सेल जो टेक्निक है वो यूज़ करेंगे, ठीक है ना। माइटोटिकली इनएक्टिवेट करेंगे उन सेल्स को जिनमें कि आपकी ये स्टेम सेल एसोसिएटेड जीन्स ट्रांसड्यूस नहीं हुई है, ओके। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद जो भी आपके ट्रांसफेक्टेड सेल्स हैं जिनमें कि ये स्पेसिफिक जीन चली गई है, जो कि IPS कंडीशन में चले गए हैं, वो बहुत कम होंगे। जैसे मैंने बताया 1000 में से सिर्फ एक ही सेल जो है वो ट्रांसफेक्ट हो पाएगा। जो 1000 सेल हमने सोमेटिक सेल लिए उनमें से सिर्फ एक ही सेल IPS बन पाएगा प्रैक्टिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुछ ही स्मॉल सबसेट हमें मिलेगा ट्रांसफेक्टेड सेल्स का जो IPS बनेंगे। अब इन IPS का हमें क्या करना है, इस IPS की हमने जितने भी IPS हैं उनको कल्चर करना है ताकि हमें कॉलोनीज मिल सके, हमें बहुत सारे सेल्स मिल सकें, या फिर हमें क्लोन्स मिल सकें, किसके, इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के, ओके।